डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कोरोना बीमारी फैली हुई है, इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग का ये मोड अपनाया गया है और ये बेसिकली क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट भी नहीं। फिर भी आप कोशिश करिए घर में रहें, सुरक्षित रहें जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन या वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो जाता, जब तक आप इस तरह से पढ़ते रहें। ऐसे ये सिलेबस है आपका, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट पूरी करा चुके हैं आपको और अभी हम सेकंड यूनिट चल रहे हैं। इसको पहले हम एक क्लिपिंग दिखाते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिपिंग है कि कैसे हर्बेरियम बनते हैं, फिर उसको आगे लेंगे। ये क्यू बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ के हर्बेरियम की क्लिपिंग है, इंग्लैंड में स्थित है बच्चों, इसलिए आपको इंग्लैंड घुमा के लाते हैं। इस तरह से ये हर्बेरियम होता है, जैसे इसको खोला गया और ये इसमें ऐसे शीट है इसके अंदर। In herbarium we have over 7 million specimens collected from all over the world. इस तरह से लेग्यूमिनोसी का बताया गया है, जैसे बॉक्स रहा है इसका। The herbarium was established in the Victorian era. This older part of the herbarium was designed to maximize the light coming in. We have visitors from all over the world who come to study the specimens here. This is a seed collecting guide which we produce as a tool for the seed collectors. ये सीड कलेक्टिंग गाइड बताई गई, species profiles inside for all of our target species. लिया इसको। A lot of the information that goes into the guide actually comes from the herbarium specimens. So, as an example, on one of these pages, we have maps here showing where this plant is located. And a lot of that information comes from the localities which are recorded on the herbarium specimens when those specimens were collected. So we can look at a herbarium specimen and the date that that specimen was collected, and we can combine that information with looking at the plant itself to see if, when the plant was collected, if it had flowers and fruit on it. And so that phenology information, the images that we used here were taken from the herbarium specimen, and dust-proof, dirt-proof, and they're also quite robust so that they won't get damaged when they're used in the field. This is the wild relative of the pea, and we can see, looking at these two specimens side by side, that they look very different, this cultivated plant. The label has really useful information containing the locality of the plant, and it often has habitat information as well. So that gives us phenology information, telling us that if we were to try and find this plant again at this locality, it should have flowers and fruit if we were to go back at that same time of year. And then we could collect the seeds, and those seeds could then be used for breeders. वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक एपीडी कैंडोले ने 1834 में अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिके यानी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनिकी में किया। इन्होंने वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन के बारे में बताया तथा पादप वर्गीकी को इस प्रकार परिभाषित किया कि पादप वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाद में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग किया, जो कि ग्रीक भाषा के सिस्टेमा से लिया हुआ है, जिसका अर्थ समूहबद्ध करना या साथ साथ रखना है। कुछ वनस्पति वैज्ञानिक वर्गीकरण वैज्ञानिक एवं वर्गीकी को एक दूसरे का प्रियक मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक शब्द हैं, अर्थात वर्गीकरण विज्ञान में सजीवों के अध्ययन के साथ साथ उसमें परस्पर संबंधों का भी अध्ययन है, अतः ये यथार्थता का ज्ञान कराने वाला क्षेत्र है, जबकि वर्गीकी में सजीवों की व्यवस्थित वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न कार्य प्रमुखता से
संपन्न किए जाते हैं। जाति की पहचान करना, सदियों की समानता एवं पारस्परिक संबंधों के आधार पर और आधारभूत इकाइयों को समूहबद्ध करने के तरीके विकसित करना। वर्गीकरण की इकाइयाँ अगर हम देखें तो इस तरह से है: किंगडम, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब्स, सब ट्राइब्स, जीनस, सब जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज, वेराइटी, सब वेराइटी, फॉर्म एंड क्लोन। विभिन्न वर्गीकीय वर्गों का कुछ प्रमाणिक सफिक्स भी नीचे बताए गए हैं। जैसे क्लास के सफिक्स में ई आना चाहिए, ऑर्डर में एलीज, फैमिली में एसी, सब फैमिली में ओईडी तथा ट्राइब्स में ई प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और कुछ ऐसे नाम काफ़ी लंबी अवधि तक प्रयुक्त किए जाए, इनके नाम करने मुझसे पहले काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जैसे क्रूसीफेरी, पामी, लेग्यूमिनोसी, लेबिएटी आदि। प्रत्येक देश व अलग अलग क्षेत्र के लोगों में पौधों के नाम अपनी अपनी भाषा में रखे गए, लेकिन इस प्रकार के सामान्य क्षेत्रीय नामों के आधार पर विश्व के पौधे की पहचान करना मुश्किल था। इसके अतिरिक्त एक ही पौधे का एक ही देश के विभिन्न अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, अथवा एक ही सामान्य नाम से अनेक पौधे जाने जाते हैं। जैसे आइपोमिया बटाटस नामक पौधे का अंग्रेजी नाम स्वीट पोटैटो है, जबकि हिंदी पंजाबी में इसको शकरकंद कहा जाता है, कई जगह शकरकंदी भी कहते हैं। बंगाली में इसको मीठा आलू कहते हैं, उड़िया में चीनी आलू कहते हैं, और तेलुगु में कंदमूल कहते हैं। मराठी में इसको रतालू कहा जाता है। इस प्रकार वोयला के भी इतने नाम हैं, प्लेंटोवो के इतने काफ़ी नाम। इससे स्पष्ट है कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी पौधे को क्षेत्रीय नाम के आधार पर नहीं पहचाना। अतः पौधे का ऐसा नाम होना आवश्यक है जिसमें वैज्ञानिक जगत में किसी पौधे को पहचानने में कोई कठिनाई न हो। कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण नामकरण की सर्वोत्तम पद्धति है, जिसे 1751 में अपनी पुस्तक फिलोसफिका बॉटनिका में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। लेकिन पादप नामकरण के विस्तृत नियम न होने के कारण ऐसे पौधों के नाम में विसंगति उत्पन्न हो गई। 1813 में एडी कैंडोले ने थ्योरी प्लेंटिनम डीला बॉटनिका नामक पुस्तक में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत दिए। 1867 वर्गीकरण के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। डी कैंडोल ने पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया, जिसमें विश्व के अनेक वर्गीकरण शास्त्रियों ने भाग लिया। इस कांग्रेस में पादप वर्गीकरण के कुछ नियम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें कुछ संशोधन के बाद स्वीकार किए गए। ये नियम डी कैंडोले के नियम या पेरिस की 1867 की संहिता या कोड, पेरिस कोड भी कहलाते हैं। इसके बाद इन नियमों में समय समय पर अनेक संशोधन किए गए। पादप नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कूट जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस 1775 में गठित किए गए, उसको भी यूज लेते हैं। तो क्वेश्चन है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर क्या है? बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. Principles and rules of botanical nomenclature are developed and adapted in the series of International Botanical Congress. Principles and rules are listed in International Code for Botanical Nomenclature. The main goal of ICBN is to provide one correct name for each taxonomic group within a stable system of names and classification. अगर हम इसकी हिस्ट्री को, जैसे कि अभी बताया हमने हिंदी में, कि the rule of plant nomenclature was developed and formed from the set of rules. These are known as the ICBN. These are now of nomenclature started Linnaeus in the Critica Botanica, and which was improved later by the Philosophica Botanica. International Code for Botanical Nomenclature for the naming of the plant species and systematic enumeration according to the taxonomic hierarchy was followed, and similarly the naming a plant species, the rules of nomenclature are considered. The rules of ICBN is followed, which divided into a section. These sections are further subdivided into the articles and documentation. क्या प्रिंसिपल है इसके? The botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. The application of names of taxonomic group is determined by means of nomenclature type. The nomenclature of a taxonomic group is based upon the priority of principle. Each taxonomic group with a particular circumscription position and rank can be only the
one correct name. Scientific name of plants are treated as Latin regardless of their origin. The rules of nomenclature are retroactive when express limited. चैप्टर फर्स्ट इसका कहता है कि जनरल कंसिडरेशन दे रखे हैं उसमें, सेकंड के अंदर कैटेगरी टेक्सा की दे रखी है, एंड थर्ड के अंदर जनरल कंसिडरेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल दे रखे हैं. दिस चैप्टर कंटेन्स द मेजर पोर्शन ऑफ द रूल्स एंड डिवाइडेड इनटू द 15 सेक्शन. इनके अंदर फर्स्ट सेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी दिया गया है जो कि हम आगे की क्लास में लेंगे. सेकंड के अंदर टाइप मेथड दिया गया है. थर्ड के अंदर लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को डिस्क्राइब किया गया है. प्लांट नोमेनक्लेचर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी which deals with the determination of the correct name to be applied to a non-plant. It is well known that many plants have the several common names in general use in various parts of the country. A particular plant a definite name which may be used all over the world. These are the basic problems which cause the assemble of all over the world botanists together and developed a set of rules known as the International Code for Botanical Nomenclature. The rules ICBN is followed, which divide into section and these sections further subdivided into articles and recommendation. इस तरह से लाइफ साइकिल थी है बच्चों, जिसके अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर हमने उसको कंसिडर करते हुए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी है. Name is the means of a reference to all living and non-living things. Any object known to human being is given a name to describe the communicate ideas about it. The name may be different in different language and at different places. The art of naming the object is known as the nomenclature. And when it comes to the naming of the plant is called the botanical nomenclature. The process of naming plant is based on the international rules proposed by the Swedish botanist Carolus Linnaeus. Swedish botanist Linnaeus formally established the traditions that all plants should be given the Latin names and that work relating to them should also be in Latin. Because Latin is a dead language, so the meaning of the words do not change in the same way as those of the other languages. In the botanical Latin is very descriptive with many terms for shape, texture and color. Latin does not inspire the political jealousies that might emerge if botanists were to convert to the English or French. English or Spanish. Linnaeus for the first time proposed that every living has a binomial nomen and a name of the two epithets. One is the generic and other the species epithet. If an organism has a variety also, the name becomes the trinomial. Linnaeus proposed some rules for the generic names of the plants in the Fundamental Botanica and Critica Botanica. A.P.D. Candolle for the first time proposed the rules for the nomenclature of the plants which were passed by the International Botanical Congress at the Paris 1867. Swedish naturalist Carolus Linnaeus, who started naming plants in 1753 as binomial names, it was published in his book Species Plantarum. ये बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कई बार नाम पूछा जाता है, ध्यान रखें. The generic name is always a noun showing the color, name and adjectives. After a scientist the species is always an objective. For edible इस तरह से नाम इसका लिखा जाता है. तो ये कोड के नाम से कहा गया. पेरिस कोड 1867 में आया, 92 में रोचेस्टर, वियना कोड 1905, 97 अमेरिकन कोड, और इस तरह से अभी जो मेलबर्न कोड के हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं. तो इस तरह से अपडेट फॉर्म में ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस में बाद में टाइम टू टाइम ये आते रहे और अपडेट होते रहे. प्रेजेंटली द रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द वियना कोड which were proposed by the J. McNeill in 2005 are in practice. The present International Code for Botanical Nomenclature is the result of many years of the trial and error. In 1956 edition of the code gives detailed instructions the steps to be taken when any change appears necessary. It is interesting to note that during the last 3 or 4 International Botanical Congress, there have been but a few changes except perhaps the rearrangement of the code and in the some less important points of recommendation. ICBN is based on the Linnaeus own philosophy Botanica. इस तरह से इनके 6 सिद्धांत हैं लगभग. Botanical nomenclature is independent of the zoological nomenclature.
Application of names of taxonomic group is determined by the means of nomenclature type. The nomenclature of a taxonomic group is based upon the principle priority of publication. Each taxonomic group with a particular circumscription, position and rank can bear only one correct name, and the earlier that is accordance with the rules except in specific cases. Scientific names of taxonomic groups are treated as Latin regardless of their derivations. The rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited. According to code, every taxon or a group of plant can bear only one correct name, and vice versa. A name be applied to one group of plants. The rules and articles give detailed prescription on all points connected with the naming of plants. The recommendation are practical application of the rules. इस तरह से ये हर्बेरियम अगर स्पेसिमेन को हम देखें तो ये ऐसे बना हुआ है जो अभी हमने देखा। ड्राइड प्लांट पार्ट लेबल्ड इंफॉर्मेशन होती है उस पर, और भारत में इस तरह से जो है कई सारे हर्बेरिया बीएसआई के द्वारा, जैसे अरुणाचल में ईस्टर्न रीजनल सेंटर शिलोंग में, ऐसे अलग अलग जगह स्थापित हैं जहाँ पर हम प्लांट को आइडेंटिफाई भी करा सकते हैं। और ये आपकी बुक्स है बच्चों, जो कि आप फर्दर स्टडीज़ में आगे पढ़ेंगे। लॉरेंस की जो कि मेन बुक्स हैं, वाई डी त्यागी क्षेत्रपाल की है, एक के मंडल की है, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी, पी एन नाइक की है, टाटा मैग्रा से पब्लिश होती है, संबा मूर्ति की है जो कि आई के इंटरनेशनल से पब्लिश है। इन बुक्स की भी आप फर्दर स्टडीज़ में हेल्प ले सकते हैं। लाइब्रेरीज में भी ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो जब आएँ आप तो पढ़े बच्चों। थैंक यू।